लेट्स फॉर्मली बिगिन विद द क्लास टुडे। ऑब्जेक्टिव है कि आज इंशाल्लाह वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, तो 1 से 2 क्लासेस कम से कम एक्सप्लेनेशन की लगेंगी इंशाल्लाह। डिटेल में हर चीज़ डिस्कस करेंगे, बेसिक से उठाएंगे वेक्टर्स को इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं कुछ नोट्स लिखता हूँ, आप लिखें इंशाल्लाह। ओ लेवल मैथ्स में भी आपने वेक्टर्स पढ़ा था, और ओ लेवल एडवांस में भी बच्चों को एडवांस वेक्टर्स पढ़ाया जाता है। 12 जिसने एडवांस नहीं पढ़ा उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम मैथ्स की बेसिक से लेकर हर चीज़ को कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो वेक्टर्स क्या होता है, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड इंशाल्लाह। तो स्टार्ट लेते हैं लिखने से, पहले लिखेंगे इंशाल्लाह और उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को समझेंगे। सही है, तो मेरे साथ साथ लिखते रहे इंशाल्लाह, फिर मैं डिटेल में हर चीज़ को समझाऊंगा इंशाल्लाह।
लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि वेक्टर्स होते क्या हैं। ओ लेवल मैथ में हम पढ़ के आ चुके हैं, तो हम जल्दी जल्दी सारे टर्म्स इंशाल्लाह देखेंगे। सारी बेसिक्स हमने ओ लेवल मैथमेटिक्स में देखी हैं। इसके स्किम थ्रू करवाना है, लिखवाने का मकसद ये होता है कि हर कॉन्सेप्ट बारीक से बारीक हमारा क्लियर हो। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज विच इन्वॉल्व बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। दो किस्म की क्वांटिटीज पढ़ाई जाती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन भी मौजूद है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर्स कहा जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल्स इंक्लूड, अब एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो बचपन में शायद आपने पढ़ा हो, साइंस में, फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आई एम हेडिंग टुवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर ट्रेवल ड्यू ईस्ट, 5 किलोमीटर ट्रेवल ड्यू नॉर्थ। इसका मतलब ये जो बताया जा रहा है डायरेक्शन, इसका मतलब ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। या डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ओ, फिक्स पॉइंट ओ से लेकर ए तक 5 किलोमीटर की डिस्टेंस, या ओ से लेकर बी तक 5 किलोमीटर की डिस्टेंस। किसी एक पॉइंट का अगर रेफरेंस दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी, velocity is speed in a particular direction. Mr. A was traveling 5 meters per second. Mr. A was traveling at a speed of 5 meters per second due east या due north। अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड है तो वो स्पीड से क्या बन जाती है? वेलोसिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन हमने ओ लेवल मैथमेटिक्स में भी डिस्कस किया था, काइनेमेटिक्स के अंदर, आई मीन आपने पढ़ा होगा यकीनन। तो एक्सेलरेशन क्या है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड का बढ़ना। जिस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मतलब होता है कि जैसे हर सेकंड या हाँ, हर सेकंड कितने से स्पीड बढ़ रही है। जैसे 2 मीटर्स पर सेकंड अगर स्पीड बढ़ रही है तो उसकी एक्सीलरेशन होगी 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। बहरहाल बताने का मकसद ये तमाम वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स। इसका मतलब कोई भी वेक्टर जब आपके सामने आएगा ना, तो आपको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के थ्रू डिनोट किया जाएगा। मतलब मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई सिर्फ ये लिखता है ए बी, तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब है लेंथ ऑफ ए बी, कि भाई लेंथ या डिस्टेंस और ए बी की बात हो रही है। लेकिन अगर कभी ए बी लिखा होगा और उसके ऊपर एक एरो बना हुआ होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये किसकी बात हो रही है भाई, ये वेक्टर ए बी की बात हो रही है। तो अगर ए बी के ऊपर एरो हेड है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट नॉर्मल ए बी, दिस इज वेक्टर ए बी। तो ये सिर्फ लेंथ या डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, डायरेक्शन की बात भी हो रही है। तो जब भी वेक्टर को डिनोट किया जाता है तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनाई जाती है, क्योंकि वही वेक्टर्स की पहचान है। अगर सिर्फ बगैर एरो हेड के या बगैर डायरेक्शन वाली लाइन के, ये जो एरो हेड होता है, जो हेड पे एरो होता है, ये हमें बताता है कि ये वेक्टर है, ये नॉर्मल ए बी नहीं है, ये लेंथ ए बी या डिस्टेंस ए बी नहीं है, ये तो वेक्टर ए बी है। तो ये जो ए बी का डायरेक्शन, ये जो ए बी का एरो हेड है ना, ये हमें बताता है इसका डायरेक्शन। जैसे मैंने एक वेक्टर बनाया ए से लेकर बी तक, तो ये ए से लेकर बी तक जो एरो है ये हमें बता रहा है डायरेक्शन क्या है। अब ये डायरेक्शन जो है वो मैं इस तरफ कर दूं, तो फिर ये वेक्टर ए बी नहीं रहेगा, ये वेक्टर बी ए बन जाएगा। सही है ना? तो ये एरो बता रहा है कि ए से बी जाना है या बी से ए। ए से लेकर बी तक इज नॉट द सेम एज बी से लेकर ए तक। ए बी इज नॉट द सेम एज बी ए। ए से बी जाना और बात है, बी से ए आना और बात। इसका मतलब ये एरो का जो डायरेक्शन है ये हमें बताता है कि बेसिकली हमें जाना किस तरफ है। तो एरो इज रियली इंपॉर्टेंट, और एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन। अच्छा, अब अगर मैं अगर दो पॉइंट्स के रेफरेंस से एक वेक्टर की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ए बी वेक्टर, या मैं बात कर रहा हूँ सी डी वेक्टर, तो फिर मैं कैपिटल लेटर्स में लिखता हूँ और ऊपर एरो बनाता हूँ। लेकिन लेट सपोज अगर मैं बात कर रहा हूँ एक वेक्टर की, नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहा हूँ,
तो नॉर्मल वेक्टर में ना वेक्टर के नीचे ये साइन आता है, मतलब अच्छा ये साइन भी जरूरी नहीं है। वेक्टर वेक्टर ए है, मैं कहूँ वेक्टर ए है, एक वेक्टर है जिसका नाम है ए, तो मुझे वेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो वेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए नॉर्मल लेटर से डिफरेंशिएट करना है। नॉर्मल ए और वेक्टर ए में क्या फर्क है? तो इसीलिए बुक्स में, किताबों में लिखा है कि भाई आप अगर वेक्टर को डिनोट करना चाहते हो तो आप इसे अंडरलाइन करो या आप एक वेव का साइन बना दो। नॉर्मली स्टूडेंट्स एक के ऊपर एरो हेड भी बना देते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ना बुक्स में इस तरह नहीं लिखा। बुक्स में कहा जा रहा है कि आप या तो बोल्ड कर दो, बुक्स में बोल्ड करके बताया हुआ होता है। हम तो बोल्ड नहीं कर सकते ना, एग्जाम में हम सवाल कर रहे हैं, बोल्ड तो नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट, एक लेटर ए को वेक्टर ए से कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? जब वेक्टर करते हैं ना तो वेक्टर स्मॉल में जब लिखा जाता है ना वेक्टर ए या वेक्टर बी, तो उसे अंडरलाइन किया जाता है या उसके नीचे वेव का साइन बनाया जाता है। आप देख सकते हैं मैंने कहीं वेव का साइन बनाया है, मैंने कहीं अंडरलाइन भी किया है। अब मैं कहूँ वेक्टर बी, तो ये बी के नीचे मैंने अंडरलाइन कर देना है, या मैंने बी के नीचे एक साइन बना देनी है, जिसका मतलब होगा कि मैं नॉर्मल बी, लेटर बी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेक्टर बी की बात कर रहा हूँ। तो अगर कैपिटल लेटर्स में एक वेक्टर लिख रहे हैं ना तो उसके ऊपर एरो हेड बनता है, और स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो उससे अंडरलाइन किया जाता है। किताबों में इस तरह फॉलो किया जाता है। बहरहाल अगर आप किसी वेक्टर के ऊपर एरो हेड बना भी दें उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए बाकी वेक्टर से, तो कोई मसला नहीं है। बाकी जिस तरह से किताबों में हम देखते हैं और जिस तरह एग्जामिनर ने सिलेबस में भी पार्ट बनाया हुआ है, एग्जामिनर सिलेबस में भी इसी तरह लिखता है कि वेक्टर्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन सम वे। ये लिखता है सिलेबस में कि वेक्टर्स को किसी तरह आइडेंटिफाई करना है। और किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि एक नॉर्मल लेटर ए और वेक्टर ए में फर्क आ जाए, तो नॉर्मली उसे बोल्ड किया जाए या अंडरलाइन। अब बोल्ड करना तो बड़ा मुश्किल है ना, ये लैपटॉप पे तो बैठे हुए नहीं है कि कंट्रोल बी दबाया तो बोल्ड हो गया, तो हमें या ब्लैक पेन निकालनी पड़ेगी। अब ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो आपने एक वेक्टर ए लिखा और आपने उसे अंडरलाइन कर दिया या नीचे वेव का साइन बना दिया, सही है ना। ये वेव का साइन थोड़ा शशका दिखा रहा है, इसलिए हमारी आदत बनी हुई है, तो इसलिए हम इसे फॉलो करते हैं। बाकी आपकी अगर आदत नहीं है तो आप इसे अंडरलाइन करके डिनोट करें। अच्छा, अब सेकेंड बात ये है, ए और बी में जो ए बी मैंने बनाया हुआ है उसमें जो एरो है ना ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, और जो ए बी की लेंथ है ना, जो ए बी की लेंथ है ये कहलाता है ए बी का मैग्नीट्यूड। ए से लेकर बी तक लेट सपोज 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो मैं कहूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज 10। अच्छा, मैग्नीट्यूड को डिनोट किस तरह किया जाता है? तो दो लाइंस बनाई जाती हैं, दो लाइंस बनाई जाती हैं और उसके दरमियान लिखा जाता है वेक्टर। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने लिखा हुआ भी है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ ए बी। जो ए बी की लेंथ है वो दरअसल उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। आपसे कोई पूछे ना कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, तो आप कहेंगे उस वेक्टर की जो लेंथ होती है उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी है अगर, तो उसे डिनोट कैसे किया जाता है? तो मैं दो लाइनें बनाऊंगा और दो लाइनों के दरमियान ए बी लिख दूंगा, तो इसका मतलब होगा कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी है। अगर आपके सामने कोई ये चीज़ पेश कर दे, दो लाइंस बना के बीच में बीसी लिख दे, तो आप समझ जाएंगे कि वो किसकी बात कर रहा है। वो बात कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी की। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है जो स्मॉल में लिखा जाता है, तो मैंने वही दो लाइनें बनाई और उसके दरमियान ए लिख दिया। तो मैग्नीट्यूड का साइन क्या है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो आपने दो लाइनें बनानी है और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है उसे उन दो लाइनों के दरमियान लिख देना, सही है ना। दिस इज द साइन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर। तो उसके बाद हम आते हैं इक्वल वेक्टर्स पे। अब कई किस्म के वेक्टर्स होते हैं, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता सारे किस्म के वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इक्वल वेक्टर्स। ये इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? तो नाम ही हमें बता रहा है कि इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जो बिल्कुल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? भाई दो लाइंस इक्वल कब होती हैं? जब उनकी लेंथ सेम हो। ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और बी और सी डी की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ए बी और सी डी की लेंथ बराबर है। लेकिन दो वेक्टर्स बराबर सिर्फ एक चीज होने पे नहीं होते। अगर दो वेक्टर्स को इक्वल होना है तो दो चीजें सेम होनी चाहिए। उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, यानी कि उनकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए, और उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना इक्वालिटी की, तो हम कहते हैं भाई इन दोनों की लेंथ बराबर है तो दे आर इक्वल। आपने यकीनन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह देखा है कि अगर इस तरह लिखा हो कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, सिर्फ ये चीज लिखी हो ए बी इज इक्वल टू बी सी,
तो आप समझ जाएंगे भाई कि ये ए बी और बी सी की लेंथ बराबर है, इनका डायरेक्शन का आपको कुछ होश भी नहीं होगा। आप कहेंगे भाई ए बी की लेंथ जो है बी सी की लेंथ के क्या है, बराबर। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि ए बी वेक्टर जो है वो बी सी वेक्टर के बराबर है, जब ए बी के ऊपर वेक्टर का साइन है और बी सी के ऊपर भी एरो हेड है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स हैं। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू बी सी वेक्टर का मतलब पता है क्या होगा कि ए बी और बी सी की लेंथ तो सेम है ही, साथ साथ उनका डायरेक्शन भी सेम है। जब एरो हेड नहीं बना होता तो डायरेक्शन की बात ही नहीं होती, लेकिन जब एरो हेड बना होता है तो फिर वो वेक्टर्स बन जाते हैं। और वेक्टर्स की इक्वालिटी सिर्फ डिस्टेंस या लेंथ की बेसिस पे नहीं होती, बल्कि उसकी इक्वालिटी का दारोमदार डायरेक्शन पे भी होता है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि if the two vectors a and b have the same direction, if the two vectors a and b have the same direction and are of equal length, ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर लेंथ अलग अलग होगी, डायरेक्शन सेम होगा तो भी इक्वल नहीं है, और अगर लेंथ सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा तो भी वो इक्वल नहीं है। तो इक्वल होने के लिए डायरेक्शन भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए और उनकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए। तो दे शुड हैव द सेम डायरेक्शन एंड शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने दो वेक्टर्स बनाए हैं, एक वेक्टर का नाम है ए और एक वेक्टर का नाम है बी, इन दोनों का डायरेक्शन भी एग्जैक्टली सेम है, ये पैरेलल भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, पैरेलल वाली बात एक डिफरेंट बात है वेक्टर्स में, उसे बाद में कवर किया जाएगा। अभी हम ये देख रहे हैं कि ए और बी जो दो वेक्टर्स हैं, ये इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और इनकी लेंथ भी सेम है। अगर ये 4 सेंटीमीटर का वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर ही मालूम हो रही है, दिखाई दे रही है। तो हमने कहा कि अगर हमें कोई इस तरह लिख के देता है, अगर किसी ने हमें ये लिख के दिया कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, तो हम समझ जाएंगे कि ए एंड बी का डायरेक्शन क्या है, सेम, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो भी सेम है और जो वेक्टर्स का डायरेक्शन है वो भी सेम है। तो इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेगेटिव वेक्टर्स की जानिब। ये नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? इफ टू वेक्टर्स a and b are of equal length but are in opposite directions, अगर दो वेक्टर्स की लेंथ बराबर है, मतलब दोनों बराबर साइज के, लेकिन इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। अच्छा, अब यहाँ नोट किया जाए कि मैंने डिफरेंट डायरेक्शन नहीं लिखा, मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन लिखा है। डिफरेंट में और ऑपोजिट में क्या फर्क है? जैसे एक गाड़ी ईस्ट की तरफ जा रही है और एक गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, इनका कोई मेल नहीं है, दे आर डिफरेंट डायरेक्शंस। तो यहाँ नेगेटिव वेक्टर्स की बात भी नहीं आएगी। डिफरेंट क्या है? एक गाड़ी ड्यू ईस्ट जा रही है और एक गाड़ी ड्यू वेस्ट जा रही है। जैसे जब दो रोड्स चल रहे होते हैं तो एक जाने वाला रोड होता है, एक आने वाला होता है, तो एक गाड़ी यूं जा रही है और एक गाड़ी आ रही है वापस, तो वो जो डायरेक्शंस हैं वो ऑपोजिट कहलाएंगे। डिफरेंट में और ऑपोजिट में क्या फर्क है? मैं यूं जा रहा था और मैं डायरेक्शन चेंज करके यूं जाने लगा, ये डिफरेंट है। मैं यूं जा रहा था, मैंने यू टर्न लिया और मैं अब यूं आने लगा पीछे की तरफ, तो ये जो यू टर्न लेके वापस आने वाला डायरेक्शन है ना, इसे कहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। डिफरेंट में और ऑपोजिट में फर्क है। डिफरेंट का मतलब तो आपने चेंज कर दिया डायरेक्शन, ऑपोजिट का मतलब उसी रास्ते पे उल्टा आ गए, मतलब यू टर्न ले लिया, समझ लें, आप समझ रहे, यू टर्न लेके उसी रोड पे वापस आ गए लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल लेंथ के हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, सेम है मैग्नीट्यूड, लेकिन जो डायरेक्शंस है ना वो ऑपोजिट है, दे आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स। अब मैंने बना के भी दिखाया कि एक वेक्टर ए बनाया वो इस तरफ जा रहा है और एक वेक्टर बी बनाया जो इस तरफ आ रहा है, तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं इनका मैग्नीट्यूड, इनकी जो लेंथ है वो तो सेम है, इनका जो मैग्नीट्यूड और इनकी जो लेंथ है वो तो सेम है, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो मैंने यही लिखा है कि अगर आपको कभी कोई नेगेटिव वेक्टर देता है और इस तरह लिखता है, इस तरह करके कोई लिखता है कि भाई वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर बी, या कोई इस तरह लिखता है कि वेक्टर बी
इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर ए। इन दोनों बातों का मतलब सेम होता है। इन दोनों बातों का मतलब क्या होता है भाई? सेम होता है। इन दोनों का मतलब होता है कि दो वेक्टर्स हैं जिनकी लेंथ बराबर है, लेकिन माइनस इसलिए लिखा गया क्योंकि इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि डायरेक्शंस ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शंस, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सही है भाई? तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस हो गए लेकिन इनकी लेंथ बराबर हो गई। तो ये बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो भी हम आगे से इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है? नाम से ही पता चलता है एक ऐसा वेक्टर जिसका कोई वजूद ही नहीं है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। जब मैग्नीट्यूड जीरो हो तो उसे हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि थोड़ा सा भी ड्रॉ करेंगे तो उसकी एक लेंथ निकल आएगी। तो भाई बस ये लफ्जी किताबों में लिखा है तो डिस्कस करने की हद तक इसकी एज सच कोई एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ बताने की हद तक है कि भाई जीरो वेक्टर क्या होता है। तो जीरो वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। So if a vector A has zero magnitude, it is said to be a zero vector. It is denoted by O. एक O बनाया हमने और उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये वेक्टर जो O से डिनोट होता है इसे कहते हैं जीरो वेक्टर। तो मैंने ये लिखा है कि भाई अगर A इज अ जीरो वेक्टर है, किसी ने हमें कहा कि A इज अ जीरो वेक्टर, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ A विल बी इक्वल टू जीरो। सही है भाई? तो ये बेसिक से थोड़ी बहुत बेसिक हमने जो है वो डिस्कस की, जो ओ लेवल मैथ्स वाली थी। हालांकि आप लोग सब कुछ जानते होंगे लेकिन फिर भी डिस्कस करना जरूरी होता है कि भाई कोई चीज़ अगर जहन से निकल जाए तो वो आपके सामने आ जाए। तो हम मजीद आगे बढ़ते हैं, बेसिक डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं गुफ्तगू को। तो मैं लिखवा रहा हूँ मजीद चीज़ें, आप लिखें साथ साथ, इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे उसको।
अच्छा बेटा, आगे गुफ्तगू को लेके जाते हैं। सबसे पहली चीज लिखी है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। जैसे जीरो वेक्टर है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। तो जब यूनिट वेक्टर की बात आएगी, कोई आपसे पूछे कि भाई यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, तो आप कहेंगे ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं? द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर ए। क्या मतलब कि भाई ये वेक्टर ए जो है वो बड़ा सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 से काफी ज्यादा है, और मुझे कहा जा रहा है कि ए के डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो भाई तरीकेकार क्या है कि वेक्टर ए को अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं तो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, जो कैप बनाया हुआ है, ये जो वेक्टर ए पे जो एक कैप बना हुआ है, ये सिंबल है यूनिट वेक्टर का। तो अगर एक वेक्टर ए लिखा हुआ है उसके ऊपर कैप बना हुआ है, इसका मतलब मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूँ। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालना है उसका मतलब होगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं जो ओरिजिनल यूनिट वेक्टर नहीं है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है और ये डिवीजन कैसे होती है और यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, ये एक और गुफ्तगू है जो इंशाल्लाह कुछ देर बाद कवर की जाएगी। उसमें और डिटेल्स बताई जाएगी कि ये कैसे निकाला जाता है यूनिट वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड भी कैसे कंप्यूट किया जाता है। अभी के लिए सिर्फ एक जहन में कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं, और अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना हो तो मैं उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह आगे रीइंफोर्स करेंगे। फिर आ जाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर। तो सबसे पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर। अब ये समझें, थ्री टाउन्स है। एक टाउन है पी, एक टाउन है क्यू, और एक टाउन है आर। अब किसी को पी से आर पे जाना है, टाउन पी से टाउन आर तक जाना है। तो एक रास्ता क्या है कि आप डायरेक्टली पी से स्टार्ट लें और डायरेक्ट आर पे पहुंच जाएं। एक रास्ता क्या है कि पी से डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाए, आर पे पहुंच जाए। और एक और रास्ता है कि भाई आपने डायरेक्ट पी से आर नहीं जाना, आपने जो है एक और टाउन क्यू है वो भी विजिट करना है, वहां भी देखना है भाई कैसी कैसी जगहें हैं, वहां भी घूमना फिरना है। तो आप पहले पी से कहाँ गए, पहले पी से गए क्यू, फिर क्यू से चले गए आर। तो या पी से आर तक डायरेक्ट चले जाते, या पहले पी से गए क्यू और फिर क्यू से गए आर। तो देखिए वही बात मैंने लिखी है कि वेक्टर पी आर इज इक्वल्स टू वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर। अगर आप इसे देखें और समझें तो जब वेक्टर पी आर की बात हो रही है तो ये जो पी है ना, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जो वेक्टर पी है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो आर है ना, दिस इज द एंडिंग पॉइंट। सही है? इसका मतलब पी से स्टार्ट होके आर पे पहुंचना है, पी से स्टार्ट करके आर पे पहुंचना है। तो इसका तरीकेकार क्या है कि पहले पी से स्टार्ट किया जाए और क्यू पर पहुंचा जाए, और जब पी से क्यू पहुंच जाया जाए, पहुंच गए पी से क्यू, तो अब वापस क्यू से ही कंटिन्यू करेंगे। तो प्लस के बाद देखें स्टार्टिंग क्यू से हो रही है, ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं। और यहाँ पी से एंड करके ये पी जो है हमारा, जो ये वाला पी आया है, देख सकते हैं ये वाला जो पी है ये भी स्टार्ट है, और ये जो आर आ रहा है दिस इज द एंड। सही है? तो अगर मैं पी से आर तक जा रहा हूं तो एक रास्ता है कि पी से डायरेक्ट आर तक पहुंच जाऊं, और एक रास्ता है कि पी से ही स्टार्ट करूं। चलना तो पी से ही है ना, पी से चल के पहले क्यू तक जाऊं और फिर क्यू से कंटिन्यू करूं अपनी जर्नी, और फिर फाइनली आर तक पहुंच जाऊं।
तो P से लेकर R तक पहुंचने का रास्ता है PQ प्लस QR। सही है भाई। तो ये जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। अच्छा, अब आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ क्या कहता है? तो पहले हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मुताबिक अगर देखें कि अगर मुझे P से R तक जाना है, कहाँ तक जाना है? मुझे P से R तक जाना है, तो मेरे पास क्या रास्ता है P से R तक जाने का? मेरे पास दो रास्ते हैं। मैं पहले P से S तक जाऊं और फिर S से R तक चला जाऊं। तो PR जाने के लिए PS प्लस SR, या P से R तक जाने का एक और रास्ता है PQ प्लस QR। अगर मैं P से R तक जाना चाहता हूं तो PQ प्लस QR। अच्छा, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया भाई इक्वल और नेगेटिव वेक्टर्स कि जब पैरेललोग्राम हो तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वल वेक्टर्स कौन से, नेगेटिव वेक्टर्स कौन से। तो अगर मैं PQ के साथ इक्वल वेक्टर की बात करता हूं तो PQ का इक्वल वेक्टर कौन सा है? SR। तो आप देख सकते हैं इक्वल वेक्टर क्यों है? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। पैरेललोग्राम में हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स की जो ग्रेडियंट है वो भी सेम होता है और लेंथ भी सेम होती है। तो PQ एंड SR की लेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन भी सेम है, लिहाजा ये इक्वल वेक्टर है। बिल्कुल इसी तरह PS और QR, इनकी भी लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर्स हैं। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? अगर एक वेक्टर है SR और एक वेक्टर है QP, तो आप देख सकते हैं SR और QP में लेंथ तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट नहीं है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो SR एंड PQ का SR एंड QP का डायरेक्शन ऑपोजिट है, लिहाजा SR इज इक्वल टू माइनस ऑफ QP। सिमिलरली PS और RQ का डायरेक्शन भी जो है वो ऑपोजिट है, तो PS इज माइनस ऑफ RQ। तो जो इक्वल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स पीछे पढ़ के आ रहे थे, मैं उसी की एप्लीकेशन बता रहा था कि इनमें से इक्वल वेक्टर्स कौन से और नेगेटिव वेक्टर्स कौन से। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे वापस कि भाई P से R तक जाना था तो P से R तक जाना था तो दो रास्ते थे। तो अभी मैं एक रास्ते की बात करता हूँ कि अगर P से R तक जाना है तो PQ प्लस QR, यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। P से R तक जाना है तो PQ, पहले P से Q गए और फिर Q से R। ये तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में सीख के आ चुके हैं कि P से R जाने के लिए पहले P से लेकर Q तक जाएं और फिर Q से R तक जाएं। अब यहाँ क्योंकि Q और वेक्टर और PS वेक्टर्स बराबर हैं, अगर हम देखें ना ऊपर से तो Q और वेक्टर जो है वो PS वेक्टर के बराबर है। तो अब मैं QR की जगह अगर PS भी लिखना चाहता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि Q और PS तो बराबर है। लिहाजा हमने कहा PR PQ प्लस QR था और QR और PS तो बराबर है, तो PR इज इक्वल टू PQ प्लस PS। तो अगर आप नोट करें तो अगर मुझे P से R तक जाना है तो मैं किस किस को ऐड कर रहा हूँ? एक PQ को ऐड कर रहा हूँ और PS को ऐड कर रहा हूँ। तो PR इज इक्वल टू PQ और एक यहाँ पर वेक्टर है PS, तो PR इज इक्वल टू PQ प्लस QR था और QR और PS बराबर है, लिहाजा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि PR विल बी इक्वल टू PQ प्लस PS। PR विल बी इक्वल टू PQ प्लस PS। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि QR और PS वेक्टर्स बराबर थे, लिहाजा QR की जगह हमने PS लिख दिया, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सही है ना? तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, जो बहुत ज्यादा कोई इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। खैर, बहुत ज्यादा कोई मैटर नहीं करता, इतना ज्यादा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं आता। एक कॉन्सेप्ट है भारत जैसे डिस्कस करना जरूरी है ताकि हमारी नॉलेज में इजाफा हो और कहीं ऐसी कोई चीज काम आए तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। सही है भाई। अच्छा, अब आते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? तो जैसे हम कहते हैं ना 2+3 इज इक्वल टू 3+2, या मैं कहूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव, लिहाजा यहाँ लिखा हुआ है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। एक टॉपिक है ओ लेवल मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस। हम कहते हैं A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो मैट्रिक्स एडिशन तो कम्यूटेटिव है, लेकिन A मल्टीप्लाई बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए।
जिसे इस तरह लिखा जाता है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो मैट्रिक्स की एडिशन तो कम्यूटेटिव है, लेकिन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। ए इंटू बी इज नॉट द सेम एज बी इंटू ए। लेकिन वेक्टर एडिशन की अगर हम बात करें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किया जाए या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए किया जाए तो बात सेम होती है। ये बात हमें भी पता है कि पी क्यू प्लस क्यू आर किया जाए या क्यू आर प्लस पी क्यू किया जाए, बात तो एक ही है। लिहाजा वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जो ध्यान में बैठानी है। अच्छा, अब आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या चीज है? तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझने के लिए एक छोटा सा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू बात समझते हैं। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, मुझे जाना है क्यू से लेकर आर तक। तो क्यू से आर तक जाने का रास्ता क्या है मेरे पास? कि मैं पहले क्यू से लेकर पी तक चला जाऊं। क्यू स्टार्टिंग पॉइंट है और आर एंडिंग पॉइंट है। तो क्यू से स्टार्ट लेना है और आर तक पहुंचना है। तो क्यू से स्टार्ट लेके पहले मैं पी चला गया और फिर पी से आर चला गया। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी प्लस पी आर। क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी प्लस पी आर। अच्छा, अब ये जो क्यू पी है इसकी जगह मैं माइनस पी क्यू लिख सकता हूँ। क्यू पी और पी क्यू में क्या फर्क है? क्यू पी और पी क्यू में क्या फर्क है कि वो हैं बराबर, उनकी लेंथ बराबर है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। पी क्यू में और क्यू पी में सिर्फ ये फर्क है कि इनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट है। तो सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं। नहीं है, जानते हैं ना, क्यू पी और पी क्यू जो है वो नेगेटिव वेक्टर्स हैं। लिहाजा मैं कह रहा हूं क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी प्लस पी आर। तो क्यू पी किसके बराबर है भाई? क्यू पी बराबर है माइनस पी क्यू के। तो मैंने क्यू पी की जगह माइनस पी क्यू लिख दिया। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी प्लस पी आर। क्यू पी की जगह माइनस पी क्यू, यहां से आ गया क्यू आर इक्वल टू माइनस पी क्यू प्लस पी आर। तो एंड में माइनस पी क्यू वाली चीज को मैं एंड में ले गया और प्लस पी आर वाली चीज को शुरू में ले आया। तो ये हो गया क्यू आर इज इक्वल टू पी आर माइनस पी क्यू। अब महज नजर क्या आ रहा है कि पी आर और पी क्यू माइनस हुए तो क्यू आर आया। अब हम सोच रहे हैं ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या चीज है? तो यहाँ सिर्फ बताना ये मकसद था कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है ना, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम वेक्टर एडिशन। डिराइव्ड फ्रॉम वेक्टर एडिशन। जब हम पोजीशन वेक्टर्स पढ़ेंगे ना तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स काम आएगी। वहां मैं इसे दोबारा से रिकॉल करवाऊंगा क्योंकि हमारे सिलेबस में जो टेस्ट होती है ना वो पोजीशन वेक्टर्स के साथ ही टेस्ट होती है। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो क्यू आर निकालने के लिए पी आर में से मैंने पी क्यू माइनस कर दिया। आप देखें क्यू से लेकर आर तक जाना है तो पी आर माइनस पी क्यू। अब हम वैसे तो जहन में बिठाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो ये कैसे डिराइव हुआ? दिस इज डिराइव फ्रॉम वेक्टर एडिशन। तो अगर कोई सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स नजर आए तो भाई कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं होती। अगर आपसे कोई कहता है कि क्यू आर इज पी आर माइनस पी क्यू तो आप फॉरन इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई पी आर तो सही है, माइनस पी क्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ माइनस ऑफ माइनस क्यू पी। पी क्यू को आपने ऑपोजिट कर दिया तो माइनस क्यू पी हो गया। तो एंड में आके ये बन गया पी आर प्लस क्यू पी। आप कहोगे भाई ये मुझे सब्ट्रैक्शन से मामू मत बनाओ, पागल मत बनाओ, ये सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होती, ये एडिशन से डिराइव हुआ भी चीज है। तो ये तो एक जहन में रखने वाली बात है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो चीज है दैट इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन से ये सब्ट्रैक्शन वाली चीज कैसे आई कि नेगेटिव वेक्टर्स की वजह से, क्योंकि क्यूपी और माइनस पी क्यू एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं तो क्यूपी की जगह मैंने माइनस पी क्यू रिप्लेस कर दिया। लिहाजा यहाँ से नेगेटिव वेक्टर्स का सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट डिराइव हो गया। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के हवाले से हम बात मजीद करेंगे, जो हमारे सिलेबस में जिस तरह टेस्ट होता है उसको इंशाल्लाह हम आगे जाके उसे कंटिन्यू करेंगे और उसे मजीद डिटेल में जानेंगे इंशाल्लाह। तो आज की जो हमने जो क्लास इन्वेस्ट की है उसमें हमने सिर्फ बेसिक्स डिस्कस किए, ये वेक्टर्स क्या होते हैं, और खासकर जो P1 में जिस तरह वेक्टर्स टेस्ट होता है उस हवाले से हमने कोई ज़्यादा बात की भी नहीं है इस पे। तो क्या हमने जितनी बात अब तक की है वो आपको समझ आ गई है? सही है बेटा, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो इस बेसिक गुफ्तगू को नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर तरीके से रिव्यू करके आइएगा इंशाल्लाह।
वेक्टर्स को इंशाल्लाह कोशिश करके नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाए अल्लाह के हुक्म से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।